हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज रहेगा लेक्चर नंबर 4th। तो देखें बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना सिखाया था। अब आज हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीखेंगे। तो देखिए, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके लिए हमने पहले बना लिया उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है बच्चों, अब देखें, ये मुख्य अक्ष मैंने खींच दी, ये दर्पण का ध्रुव P और ये F और ये C। ठीक है बच्चों, ये हो गया C वक्रता केंद्र। अब वस्तु यहाँ पर रखी जाएगी, कहीं भी रखी हो बच्चों। उत्तल दर्पण द्वारा जब प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु कहीं भी रखी हो, जैसे मैंने यहाँ रख दी। यहाँ पर, ठीक। तो अब इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण लाएंगे। ये किरण डाइवर्ज होगी, यहाँ से इधर को परावर्तित होगी। कितने एंगल पर होगी, किस दिशा में होगी कि वो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही हो। तो डॉट डॉट करके उसको फोकस से मिला दिया मैंने, फोकस बिंदु से, और इसी दिशा में इधर बढ़ा दिया तो ये इधर परावर्तित हो गई। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई। एक किरण में लाता हूँ C की सीध में, इस सीध में, यानी ये किरण आ रही है जैसे कि C की सीध में ले आया। फोकस को मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों। बात समझ गए होंगे। तो ये किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, तो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों किरणें देखें, आगे तो मिलेंगी नहीं, कहीं फैल रही हैं। यानी एक किरण ये जा रही है, एक किरण परावर्तित होकर के ये जा रही है, लेकिन ये पीछे यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहीं पर वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाएगा। दिख रहा होगा प्रतिबिंब बच्चों, ये यहाँ काट रही हैं, यहीं प्रतिबिंब बन गया। जैसे ये मैं ए बी डाल दूँ तो ये प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो देखें बच्चों, ये प्रतिबिंब वस्तु कहीं भी रखी हो, P और F के बीच में ही बनेगा। तो इसमें भिन्न भिन्न स्थितियां हम नहीं देखेंगे, इसी स्थिति में यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। तो जो प्रतिबिंब बना वो कैसा बना बच्चों, यानी जो इमेज फॉर्म हुई, जो प्रतिबिंब है सदैव वस्तु से छोटा बनेगा, सदैव वस्तु से छोटा। और कैसा है, सीधा बनेगा। यहाँ दिख रहा है आपको, ये वस्तु इतनी थी और प्रतिबिंब इतना ही बड़ा बना है, सीधा बना है और आभासी, क्योंकि किरणें यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तविकता में नहीं काट रही। छोटा, सीधा और आभासी, यानी वर्चुअल। और कहाँ बनेगा, सदैव P और F के बीच में, दर्पण के ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच में बनेगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और एक स्थिति और कह सकते हैं कि अगर ये वस्तु अनंत पर रखी होती तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता, फोकस पर बन जाता, क्योंकि फिर हम किरणें कैसी लाते, समांतर लाते। लेकिन आपको यही कंडीशन पढ़ लेनी है। दूसरी ध्यान रखनी है कि अगर वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर रखी हो, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, मतलब रहेगा F और P तक, इधर कभी नहीं जा सकता, यहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लें।
फिर आगे चलेंगे मिरर फॉर्मूला पर। यू, वी और एफ में यानी फोकस दूरी में, और वस्तु कितनी दूर बन रही है वो वी है, और वस्तु कहाँ रखी है दर्पण से वो यू होता है, उसमें रिलेशन निकालेंगे। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण का सूत्र पढ़ने से पहले हमें दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी पता होनी चाहिए। कि बच्चों ध्यान रखना है कि ऑप्टिक्स में हम किस दूरी को पॉजिटिव लेंगे, किस दूरी को नेगेटिव लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चिन्ह परिपाटी आना सबसे मेन पॉइंट है, जिससे कि आप कहीं भी गलती न करें। तो किस तरीके से दूरियां नापी जाएंगी उसको समझना है। तो बच्चों एक बात का ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट यानी हम पढ़ने जा रहे हैं दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी, दैट इज साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। मेजरिंग डिस्टेंसेस। देखें, पहले हम ले लेते हैं अवतल दर्पण। ये बच्चों मैंने अवतल दर्पण बना दिया। इधर बना देता हूं मैं उत्तल दर्पण, जिससे कि दोनों को एक साथ समझा देते हैं, आप लोगों को कोई भी डाउट न रहे। दिस इज कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। अब मुझे यहाँ नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, इतना तो सीख गए हैं। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। देखें, जो दर्पण का ध्रुव है जैसे ये, और ये मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गई, इसमें भी मुख्य अक्ष होगी, ये ध्रुव होगा। तो एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, ये लाइन थोड़ी सी तिरछी हो गई। जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी दर्पण के केस में वो पी से ही नापी जाएंगी। दिस इज द मेन पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी उसके लिए हम दर्पण के ध्रुव को ही मूल बिंदु मान के चलेंगे। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, इसमें ये मूल बिंदु होता है, ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, यहीं से दूरियां नापी जाती हैं। वैसे ही यहाँ दर्पण के केस में जो हमारा मूल बिंदु होगा, ये बात ध्यान रखनी है, जो मूल बिंदु है ओरिजिन पॉइंट, वो हम क्या लेके चलेंगे, मूल बिंदु क्या रहेगा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव रहेगा, ध्रुव P। यहीं से दूरियां नापेंगी बच्चों, ये ध्यान रखना, चाहे वो इधर को नापनी हो चाहे इधर को नापनी हो। तो यहाँ इस केस में भी और इस केस में भी, तो ये मूल बिंदु हुआ। और ये ध्यान रखेंगे जो परावर्तक तल है दर्पण का, देखिए इसमें परावर्तक तल इस साइड में है, पीछे पॉलिश है, इसमें परावर्तक तल इधर है, पॉलिश पीछे है। तो पॉलिश पीछे की साइड रखी जाएगी, राइट हैंड साइड की तरफ, और ये परावर्तक तल वाला हिस्सा हमेशा बाएं हाथ की तरफ रखा जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, मेन पॉइंट। और बस तो हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी। मैं लिखता चलूँ, ये एक बात तो मैंने ये लिख दी बच्चों कि मूल बिंदु हम दर्पण के ध्रुव को मानेंगे। दूसरा, वस्तु सदैव लेफ्ट साइड में, जो ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, मैं नीचे लिख दूं, वस्तु सदैव दर्पण के लेफ्ट में, शॉर्ट में लिख देता हूं, दर्पण के लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। प्रतिबिंब चाहे कहीं बने बच्चों। तो बात समझ में आ गई। वस्तु इधर रखनी है तो परावर्तक तल इधर की ओर ही रखना पड़ेगा। देखो मैंने इसका भी रखा है, इसका भी रखा है। और आपतित किरण हमेशा वस्तु से चलेगी, तो आपतित किरण की दिशा से ही हम दूरी पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे।
जो दूरी आपतित किरण, ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण इस दिशा से आएगी, क्योंकि वस्तु हमारी इधर रखी होगी, जैसे यहाँ भी और यहाँ भी, तो आपतित किरण वस्तु से इधर को ही चलेंगी। तो इस दिशा में, आपतित किरण की दिशा में जो दूरी नापी जाएगी वो धनात्मक होगी और नपेगी यहीं से, ठीक है। जैसे इस वस्तु तक की दूरी नापनी है तो यहाँ से नाप के चलेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इधर को चलेंगे ऐसे करके। तो हम इस किरण के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो इधर को जो दूरियाँ नापी जाएंगी वो नेगेटिव होंगी, और इस दिशा में जो नापी जाएंगी, जैसे मैं इधर को कोई दूरी नापूं तो वो कैसी नापी जाएगी, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई, क्योंकि ये दिशा आपतित किरण की दिशा है, तो ये और दूरी नपेगी यहीं से, तो इस दिशा में धनात्मक और इस दिशा में ऋणात्मक। ऐसे ही यहाँ इधर को जो दूरी नापेंगे ध्रुव से वो इसके विपरीत है आपतित किरण के, तो वो नेगेटिव होगी, और इस दिशा में जो नापी जाएंगी वो पॉजिटिव होंगी, धनात्मक दूरियां ली जाएंगी। इस बात का ध्यान रखना जिससे कभी कोई गलती नहीं होगी। बात समझ में आ गई? तो इस बात को आप नोट कर लेना, सुन लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लिखूँगा, वीडियो बच्चों लेंदी होता है, कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियाँ धनात्मक होती हैं तथा आपतित किरण के दिशा के विपरीत नापी गई दूरियाँ ऋणात्मक ली जाती हैं। ओके बच्चों, ये बात आप लिख लेंगे थर्ड पॉइंट में, ठीक है। मैं संक्षेप में लिख दूं कि एलोंग इंसिडेंट रे, यानी आपतित किरण की दिशा में एलोंग इंसिडेंट रे जो दूरियां होंगी वो पॉजिटिव, एंड अपोजिट टू इंसिडेंट रे अपोजिट टू इंसिडेंट रे जो दूरियां होंगी वो नेगेटिव होंगी। वैसे भी इस कार्टेशियन सिस्टम में देखें, इधर की दूरियां धनात्मक होती थी बच्चों, और इधर ऋण एक्स अक्ष होती है, तो इधर की नेगेटिव होती हैं। ऊपर को जो दूरियां नापी जाएंगी इस मुख्य अक्ष से ऊपर को वो धनात्मक होंगी, और जो नीचे को नापी जाएंगी मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वो नेगेटिव होंगी। ऐसा ही इसमें होगा, ऊपर की ओर जो दूरियां नापी जाएंगी वो पॉजिटिव, और नीचे की ओर जो नापी जाएंगी वो नेगेटिव। तो दोनों के लिए नियम एक से हैं। तो बच्चों ये रहा साइन कन्वेंशन फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये रूल्स आपकी समझ में आ गए होंगे। अब चलेंगे मिरर फॉर्मूला पर, कि दर्पण के लिए हम एक सूत्र स्थापित करेंगे UVF में। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब हम ड्राइव करेंगे मिरर फॉर्मूला, यानी दर्पण के लिए UV तथा F में संबंध, इसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। UV तथा F में संबंध, इसको ड्राइव करना है, ठीक है बच्चों। अब UV और F क्या हैं ये अभी समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मैं यहाँ एक फिगर बनाता हूँ, या यहीं बना लूँ, साथ साथ चलते चलेंगे। जैसे ये मैंने बना लिया बच्चों एक अवतल दर्पण, और ये उसका हो गया ध्रुव, और ये हो गई मुख्य अक्ष। ये बिंदु P ध्रुव होगा, ठीक। ये मैंने ले लिया F, और ये हो गया C, और ये F। अब देखो, पहले हम अवतल दर्पण से निकाल लेते हैं UVF में संबंध, और चलो पहले अवतल दर्पण से करते हैं, फिर उत्तल की बात करेंगे। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये आपको पता है, ठीक है ना बच्चों। देखो दोनों से निकाल सकते हैं हम। तो हम पहले चर्चा करते हैं
अवतल दर्पण से। तो ये मैंने एक वस्तु ले ली, ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ठीक है बच्चों, या कोई भी नाम दे सकते हैं। ऑब्जेक्ट है तो ओ डैश भी लिख सकते थे, लेकिन घबराइए नहीं, अभी मैंने ये वस्तु बनाई है। अब इससे हमें वस्तु थोड़ी बच्चों ज़्यादा बड़ी हो गई, क्योंकि दर्पण भी तो देखना है हमने कितना बड़ा लिया है। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ये हम सिखा चुके हैं। ये कहाँ से आएगी? फोकस से। एक लाएंगे सी से, दर्पण थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा बच्चों। चित्र बड़ा बने इसलिए मैंने वस्तु को बढ़ा लिया है, आप लोगों को देखने में सुविधा तब भी रहेगी। जो किरण सी से जाएगी बच्चों, वो उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी, ये बता चुके हैं। तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना, ये बना प्रतिबिंब, जहाँ पर काटी हैं दोनों। ये किरण ये आ रही है परावर्तित होकर, ये किरण परावर्तित होकर ये आ रही है, काट गई यहाँ पर। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ ए डैश बी डैश, या बी डैश इधर लिख दूँ, डैश इधर को हो गया है, ए डैश और बी डैश। यहाँ से मैंने गिरा दिया लंब और इस बिंदु को मान लिया एम, जहाँ ये आपतन हुआ था, और यहाँ से गिरा दिया मैंने लंब, ये हो गया बिंदु एन। अब देखें बच्चों, ध्यान से देखना, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, देखो ए बी सी लिया है, तथा ए डैश बी डैश सी समरूप हैं, साफ दिख रहा है। दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ये कोण 90 का है, इसमें ये कोण 90 का है, तो ये समकोणिक त्रिभुज हैं, समरूप हुए। तो समरूप हैं तो जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये आपने 9th में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि दो समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखें, एक भुजा ले ली हमने ए बी, इस त्रिभुज की ए बी, ठीक है बच्चों, ए बी अपॉन इसकी एक भुजा ले ली, देखो इसकी ये भुजा और इसकी हम ये वाली भुजा लेंगे, अपॉन ए डैश बी डैश, संगत भुजाएं यही हुई बराबर। इसकी ये भुजा ले ली हमने ए सी, और इसकी भुजा सी ए डैश या ए डैश सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बच्चों दिख रहा होगा, मैं ज़रा स्क्रीन पर देख लूँ यहाँ तक आ रहा है कि नहीं। आ रहा है। ऐसे ही ये दोनों त्रिभुज देखिए, ये वाला और ये वाला त्रिभुज कौन सा बच्चों? ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ठीक है ना, तथा एन एम एफ, ये दोनों समरूप हो गए। अतः इनमें भी वही अनुपात करते हैं, एम एन अपॉन ए डैश बी डैश बराबर एम एन अपॉन ए डैश बी डैश एन एफ अपॉन ए डैश एफ। एन एफ इस वाले त्रिभुज की भुजा और इस वाले त्रिभुज की भुजा ए डैश एफ, ए डैश एफ। अब देखें, जो एम एन है वो ए बी के बराबर है, क्योंकि ये समांतर किरण है, ठीक है, परंतु जो एम एन है बच्चों वो किसके बराबर है? ए बी के। तो ये यहाँ रख दूँ मैं, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर कितना आ गया? एन एफ बटे ए डैश एफ, समीकरण नंबर सेकंड। क्लियर होगी बात?
अब देखें समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यहाँ ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसमें भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो राइट हैंड साइड बराबर करने पर समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बच्चों, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, एन एफ अपॉन ए डैश एफ हो गया। अब बच्चों देखो एन एफ को मैं एफ पी लिख सकता हूँ, द्वारक छोटा होने पर ये बिंदु एन पी के बहुत नज़दीक होगा, तो ये एन एफ दूरी में पी एफ भी लिख सकता हूँ। द्वारक दर्पण का द्वारक छोटा होने पर एन पी के अति निकट होगा। लिख ही लेंगे, अति निकट होगा। तो इस स्थिति में हम एफ एन को एफ पी लिख सकते हैं। एफ एन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ पी। वो यहाँ रख देता हूँ इसमें। तो क्या मिलेगा, ए सी अपॉन ए डैश सी बराबर एन एफ की जगह एफ पी अपॉन ए डैश एफ। क्लियर। अब देखें ए सी जो डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस पी ए माइनस, ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो अभी समझ में आएगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें तब मैं इसको हटाऊंगा बच्चों। ऐसा अब हम क्यों करने जा रहे हैं, तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों आपने यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, ये मैंने हटा दिया। हम यहाँ तक आ चुके थे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे उसको देखने के लिए हम u, v और f में संबंध निकाल रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि u क्या है। तो बच्चों u जो हम लेते हैं दर्पण के ध्रुव से, मैंने अभी बताया था कि सभी दूरियां कहाँ से नपेंगी, दर्पण के ध्रुव से। वस्तु ये थी हमारी, ऑब्जेक्ट ये था। वस्तु तक की जो दूरी है ये वो मानी जाती है बच्चों u। ये दूरी क्या होगी, u, दर्पण से वस्तु की दूरी। और प्रतिबिंब रहा ये, और प्रतिबिंब तक की दूरी क्या होगी, ये बाद में बनाएंगे, इधर से चलते चलते हैं। सी तक की दूरी जो यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ, सी तक की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या r। और ये वस्तु तक की दूरी, ये प्रतिबिंब तक की दूरी, ये प्रतिबिंब था, प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या मानते हैं, v। ठीक। और फोकस, ये फोकस तक की दूरी यहीं लिख देता हूँ, ये क्या होती है, f। फोकस दूरी होती है बच्चों। अब ये फिगर में स्थिति क्लियर हो गई होगी। तो इन्हीं दूरियों में हमें रिलेशन निकालना है, तो इन दूरियों को इन्हीं के टर्म्स में तोड़ना है। तो ए सी दूरी तो हमें पता नहीं क्या है, तो हमें पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं। ए सी को देखें, ए सी ये है, इतनी दूरी में से मैंने इतनी हटा दी तो ए सी बच गया, यानी पी ए माइनस पी सी। ए सी की जगह क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी अपॉन ए डैश सी। देखिए ए डैश सी को हम लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश बराबर एफ पी। एफ पी तो कुछ बदलनी नहीं है, वो तो एफ है ही, एफ पी बटे ए डैश एफ। ए डैश एफ दूरी को हम लिख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है बच्चों, एफ पी लिखा है तो इसको पी एफ ही लिखो, क्योंकि पी से नप रही हैं सब दूरियां, तो अब पी को पहले लिख लो।
एफ पी लिख दो या पी एफ, बात वही है, लेकिन अब साइन कन्वेंशन लगाएंगे ना चिन्ह पर पार्टी। तो इन दूरियों को देखिए, पी ए बराबर क्या रखोगे बच्चों, पी से लेके ए तक की दूरी यू है, लेकिन ये दूरियां पी से इस साइड में नप रही हैं, आपतित किरण इधर जा रही है तो नेगेटिव लेंगे, तो पी ए के स्थान पर यहाँ क्या रखेंगे, माइनस यू। अब पी से सी तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या आर, तो माइनस आर रखेंगे। पी सी हो गई, पी ए डैश क्या हुआ, वस्तु तक की दूरी, देखिए v, तो इसको माइनस वी लेंगे, सब दूरियां इस साइड में ही हैं। पी एफ जो होगी, पी एफ माइनस एफ, ठीक, पी ए डैश हो ही गया, पी एफ हो ही गया, ये दूरियां सब यहाँ रखते हैं। अब इन मान को, ये जो हमने मान यहाँ लिख लिए, इन मानों को यहाँ लिखते हैं बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा स्टेप आ रहा है, यहाँ चलना है अब, जिससे आपको ध्यान रहे कि इसके बाद सर ने कहाँ पढ़ाया है। इसको हटा देते हैं, तो वैल्यू रखिए, पी ए के स्थान पर माइनस यू, माइनस पी सी तो प्लस आर हो गया, अपॉन पी सी यानी माइनस आर, माइनस पी ए डैश तो माइनस और माइनस ए प्लस यू, बराबर पी एफ यानी माइनस एफ, अपॉन पी ए डैश यानी माइनस वी, माइनस पी एफ तो माइनस एफ, इसकी जगह रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी एफ, ये आया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों इनका, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, आपने पढ़ा है कि f बराबर r अपॉन 2 होता है, ये हमने कल पिछले 3rd लेक्चर में ये डिराइव किया था, तो इससे r बराबर 2f लिख सकते हैं। तो माइनस यू प्लस 2f अपॉन माइनस 2f प्लस यू बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू प्लस 2f इसका और इसका, माइनस वी प्लस एफ का, बराबर माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस यू। ठीक है बच्चों, तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस यू का करते हैं इनमें, तो यू भी हो गया, माइनस यू का इसमें करेंगे माइनस यू एफ हो गया, प्लस 2f का इसमें करेंगे माइनस 2vf हो गया, प्लस 2f का इसमें करेंगे प्लस 2f स्क्वायर हो गया, बराबर। अब मैं यहाँ पर बच्चों एक काम करता हूँ, माइनस एफ का माइनस 2f में 2f स्क्वायर हो गया, और माइनस एफ और प्लस यू का मल्टीप्लाई माइनस एफ यू हो गया। अब देखें 2f स्क्वायर इस साइड में है, 2f स्क्वायर इस साइड में है, कैंसिल आउट हो गए, माइनस यू एफ, कोई अरे 2f का गुणा करना रह गया बच्चों, कितने पद हुए, नहीं 4 पद आए थे इधर, 1 2 3 4, और इस साइड में 1 2, तो 2f स्क्वायर कट गया, माइनस एफ यू इधर है, माइनस एफ यू उधर है, तो ये काट दें तो यू बी और माइनस 2bf रह जाएंगे। तो इससे बात बनेगी नहीं बच्चों, कहीं मिस्टेक हो गई है, ज़रा एक बार मैं चेक कर लूँ, ठीक है। पी ए बराबर, ये सभी दूरियां माइनस में ही रखनी थी, तो यहाँ से एक बार चेक करते हैं, माइनस यू प्लस 2f माइनस 2f प्लस यू बराबर माइनस एफ अपॉन माइनस वी प्लस एफ, माइनस यू प्लस 2f माइनस वी प्लस एफ, और माइनस एफ इंटू माइनस 2f प्लस यू। तो ये मिस्टेक कहाँ हो गई बच्चों, यू वी 2bf
मैं बच्चों भी एक बार चेक करता हूँ। हो बच्चों, एक मिस्टेक हो गई ज़रा जल्दबाजी में। देखिए यहाँ वैल्यू थोड़ी गलत लिख गए हम। PC ये A' C था, A' C को हमने PC माइनस PA' लिखा है। ठीक है ना, PC माइनस PA' और PA' हमारा -V है, PA' है -V। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे PA' की, यहाँ पर देखो यहाँ वैल्यू गलत पुट हो गई है। एक बार फिर चेक करते हैं। PA माइनस U, हाँ भैया बोले, PA माइनस U एंड माइनस PC दैट इज़ प्लस R माइनस R और माइनस PA' रखेंगे V, ये V है प्लस V। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ V आएगा और बाकी का ओके है, ये भी ठीक है। तो -U + 2F अपॉन -2F प्लस V, यहाँ V आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, -U + 2F -V + F -F -2F प्लस V, ये V है V। तो यहाँ तक ओके बिल्कुल। ये 2F² बिल्कुल ओके। -F और -FV, वही हम ये सोच रहे थे कि ये 3 पद कैसे कटने लगे। अब बच्चों यहाँ तक ओके है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब UV माइनस UF और -2BF माइनस FV, तो इस -FV को इधर ले आते हैं तो ये क्या मिलेगा, UV माइनस UF, या इसको उधर पहुंचा देते हैं तो -FV + 2FV, VF या FV, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो UV माइनस UF बराबर ये बचा 2FV माइनस FV FV। तो अब इसके आगे बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे हल करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो मैं अब इधर का पोर्शन हटा देता हूँ। इसके आगे सिंप्लीफाई करेंगे। इसके आगे सिंप्लीफाई करना है। देखें, समझें, हम यहाँ तक आ चुके हैं UV माइनस UF बराबर FV। अब हम यहाँ एक काम करते हैं कि इस समीकरण में UV F से भाग कर देते हैं। UV F से भाग करने पर क्या मिलेगा बच्चों, देखें, UV अपॉन UVF माइनस UF अपॉन UVF बराबर FV अपॉन UVF। देखें UV से UV कट गया, बचा 1/F माइनस UF से UF कट गया, V बचा -1/V बराबर FV से FV कट गए, U बचा यानी 1/U। इसको इधर ले आते हैं तो हम लिख सकते हैं कि 1/F बराबर, या उसको इधर ले जाते हैं 1/V + 1/U। ओके बच्चों, तो यही मिरर फॉर्मूला कहलाता है। 1/F बराबर 1/V + 1/U। अब बच्चों यही फॉर्मूला उत्तल दर्पण से अगर हम इसको सिद्ध करें तब भी वही आएगा। तो दर्पण चाहे उत्तल हो या अवतल हो, मिरर फॉर्मूला यही रहेगा। वो अलग अलग दर्पणों के लिए अलग अलग नहीं रहेगा। ये फॉर्मूला दोनों पर अप्लाई होगा, कॉन्वेक्स के लिए भी, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी और कॉनकेव मिरर के लिए भी, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/U + 1/V बराबर 1/F। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई साइड के इधर भी लिख दीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड मिरर फॉर्मूला। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला ड्राइव करना आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों को थोड़ी सी देखिए, ज़रा सी मिस्टेक से क्या दिक्कत हो जाती है। हम V की जगह जल्दबाजी में U लिख गए थे, तो हमारा
ये सब एक्सप्रेशन बिगड़ गया था। तो बड़ी सावधानी रखा करें आप लोग। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमने अवतल दर्पण से सूत्र को ड्राइव किया, वैसे ही उत्तल दर्पण से भी ड्राइव कर सकते हैं। ये काम आप खुद करके देख लेना, तब भी यही निकल के आएगा, यही सूत्र निकल के आएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक बात और मैं समझाना चाहूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। पहले एक बात मैं ये समझाना चाहूँगा जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अभी चित्र से समझाऊंगा तब समझ में आ जाएगी कि हम जब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, जो मिरर फॉर्मूला है हमारा, एक मिनट बच्चों, जो हमारा मिरर फॉर्मूला आया था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये बात मैंने बता दी कि दोनों में एप्लीकेबल है, दोनों दर्पणों के लिए लगेगा। अलग अलग दर्पण के लिए अलग अलग मिरर फॉर्मूला नहीं है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे जो पॉइंट टू बी नोटेड। देखें, जैसे मैंने अवतल दर्पण बनाया, कौन सा दर्पण है बच्चों? ये अवतल। कॉनकेव मिरर। इसकी अगर मैं मुख्य अक्ष खींचूं तो ध्रुव ये है बच्चों, और इसका जो वक्रता केंद्र है इधर आता है C, तो F भी इधर ही आएगा। तो इसकी फोकस दूरी ये होगी। तो आप लोग किधर नापेंगे? P से F की ओर चलेंगे। इस दूरी को नापने के लिए इस दिशा में आएंगे, क्योंकि मैंने बताया था जितनी भी दूरियां नपती हैं वो ध्रुव से नपती हैं। इसीलिए जब इधर आ रहे हैं, आपतित किरण इधर होगी, आपतित किरण के विपरीत चल रहे हैं तो ये नेगेटिव होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चित्र से समझ गए? अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। ऐसे ही अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, जो थोड़ा सा गंदा बन गया। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर। इसका ध्रुव ये होगा, इसका वक्रता केंद्र इधर होगा बच्चों, तो इसका फोकस भी इधर होगा। तो ये फोकल लेंथ ये होगी। P से F की ओर नापेंगे तो ऐसे चलेंगे, और आपतित किरण इधर ही आती है। हमेशा बाईं साइड से आपतित किरण को लाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। ये इंसिडेंट रे हुई, तो इसी किरण की दिशा में नाप रहे हैं। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव। F कैसा होगा इसका? पॉजिटिव। ये बात जैसे मैंने यहाँ लिखी थी, आप लोग यहाँ लिख लेंगे कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों होती है वो इससे समझ गए बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब दर्पणों का काम समाप्त हुआ। हमने दर्पणों से परावर्तन कैसे होता है वो सीख लिया है। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करेंगे, और अगले लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, या अगर कोई टॉपिक नहीं बचा होगा तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।